चलिए आज हम बात करते हैं रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान। सरदार पटेल के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान हम बात करते हैं। रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान। अब सरदार पटेल उन्होंने क्या किया रियासतों को एक करने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरदार पटेल क्या तो थे और वो रियासतों का एकीकरण क्यों कर रहे थे, क्या उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद मिला हुआ था, उन सभी की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरदार पटेल कौन से पद पर थे। तो सरदार पटेल की हम बात करें तो वो भारत के पहले तो क्या थे, गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर। तो सरदार पटेल भारत के क्या थे, पहले गृह मंत्री। इसके साथ साथ में पहले ही ये क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। हालांकि संविधान में कहीं पर भी उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है। तो सरदार पटेल पहले तो गृह मंत्री थे और पहले उप प्रधानमंत्री थे। अब एक देश की सुरक्षा की जो व्यवस्था आती है वो किससे संबंधित होती है, होम मिनिस्टर से संबंधित होती है, गृह मंत्री से संबंधित होती है। तो उस समय गृह मंत्री थे और इन्होंने देश को एक करने का प्रयास किया। अगर देश को एक नहीं कर पाते तो आज भारत विभिन्न टुकड़ों के अंतर्गत हमें देखने को मिलता। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाई, भारत में ऐसा क्या था। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम वापस भी बात कर लेते हैं। अगर हम भारत को दो भागों में बांटें तो एक तो भारत में आज़ादी से पहले थे ब्रिटिश प्रांत। प्रांत का मतलब यहाँ किससे है, राज्य से। और दूसरी ओर कौन थे, रजवाड़े थे या फिर देसी रियासतें। तो इन्हें हम चाहे देसी रियासतें बोल दें या रजवाड़े बोल दें। तो देसी रियासतें बोल दें या रजवाड़े बोल दें। और इन दोनों पर ही पूरी तरह से किसका नियंत्रण था, ब्रिटिश सरकार का। ठीक है। अब राज्य कितने थे उस समय, 11। तो 11 तो राज्य थे और रजवाड़े या देसी रियासतें कितनी थी, 565। ठीक है। अब ब्रिटिश सरकार का राज्यों पर तो सीधा नियंत्रण था लेकिन रजवाड़ों पर सीधा नियंत्रण नहीं था। आंतरिक शासन तो वहां के राजा करते थे और उसके ऊपर ब्रिटिश सरकार का क्या था, नियंत्रण था। तो ये जो 565 रियासतें थी, इन 565 रियासतों को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब उन्होंने क्या किया, तो उनका काम था समझाने का। ठीक है। छोटी बड़ी जितनी भी रियासतें थी उन सब से, तो कुछ रियासतों ने तो अपने आप को अपनी इच्छा से भारत में मिला दिया और कुछ रियासतें ऐसी थी जिनको मिलाने में सरदार पटेल को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। तो हम बात करते हैं एकीकरण में उन्होंने क्या किया। तो एक तो देखो, आज़ादी से पहले एक विभाग की स्थापना हुई जिसे रियासती विभाग कहते हैं। तो देशी रियासतों से संबंधित एक विभाग की स्थापना हुई। ठीक है। और ये विभाग कब बना, ये बना 5 जुलाई को। तो 5 जुलाई 1947 को एक विभाग की स्थापना हुई जिसका नाम था रियासती विभाग। अब इस रियासती विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बने और उन्होंने रियासतों को एक करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू किया। एक आपने नाम सुना होगा, विलय पत्र।
ठीक है। तो विलय पत्र की हम बात करते हैं, और विलय पत्र की बात करें तो विलय पत्र क्या है, तो विलय पत्र एक ऐसा कागज हो गया कि जितनी भी देशी रियासतें थी उन देशी रियासतों में आपको पता है राजा नवाबों का शासन था। तो इन देशी रियासतों के राजाओं ने क्या किया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत का विलय किसमें कर दिया, भारत में। ठीक है। तो भारत में विलय का एक ऐसा पत्र था जिससे देशी रियासतें किससे मिली, भारत से मिली। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र। तो सरदार पटेल ने रियासतों के राजाओं से मुलाकात की और उन्हें भारत में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया, और काफ़ी रियासतें भारत में मिल भी गई, लेकिन कुछ रियासतें भारत में नहीं मिल पाई। ठीक है, उनकी हम बात करते हैं कि आखिर वो भारत में क्यों न मिल पाई। तो उस समय की हम बात करें, आज़ादी के समय अगर हम बात करें भारत की, तो आज़ादी के समय में भारत में 3 रियासतें ऐसी रही जो कि भारत में नहीं मिल पाई। एक हम बात करते हैं कश्मीर, तो एक रियासत तो थी कश्मीर। एक रियासत की हम बात करते हैं हैदराबाद, और तीसरी रियासत हम लेते हैं वो है जूनागढ़। तो कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, अगर इन तीनों रियासतों को हम छोड़ दें तो बाकी रियासतों का विलय किस में हो गया, भारत में हो गया। तो 565 रियासतें थी, और उन 565 रियासतों में से 3 रियासत को हम निकाल दें तो बाकी रियासतें किस में मिल गई, भारत में मिल गई। अब ये जो रियासतों का एकीकरण हुआ, इसमें इन्होंने क्या किया, तो इन तीनों रियासतों को इसमें भारत में मिलाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कश्मीर रियासत के बारे में। और कश्मीर रियासत की जब हम बात करें तो वहाँ का राजा कौन था और वहाँ की जनता किस प्रकार की थी, हम बात करते हैं कश्मीर रियासत। कश्मीर रियासत की बात करें, और कश्मीर रियासत को हमें डायग्राम के माध्यम से समझे तो ज़्यादा अच्छे से हम अपने को समझ में आएगा। मान लो ये कश्मीर वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान का, और पाकिस्तान भी कौन सा, पश्चिमी, ये भारत वाला हिस्सा। अब इन दोनों क्षेत्रों की हम बात करें तो देखो, पश्चिमी पाकिस्तान का जुड़ाव किससे है, कश्मीर से है, और कश्मीर से पश्चिमी पाकिस्तान का जुड़ाव होने के कारण पश्चिमी पाकिस्तान ये चाहता था कि अगर हम कश्मीर में हिंसा बढ़ाएंगे, कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत है, और अगर कश्मीर में हिंसा बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे और वो किस में मिल जाएंगे, पाकिस्तान में मिल जाएंगे। तो आज़ादी के कुछ समय बाद में ही, तो आज़ाद कब हुआ, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत आज़ाद हुआ, और भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हो गया। हालांकि पाकिस्तान अपना स्थापना दिवस 14 अगस्त को मनाता है। तो आज़ादी के बाद में पश्चिमी पाकिस्तान ने क्या किया, इस कश्मीर पर अपना अधिकार करने के लिए एक तो कबायली जाति, तो कबायली जाति के लोग थे, और साथ में पाकिस्तानी सैनिक। इन दोनों के माध्यम से कश्मीर में हिंसा को बढ़ाना शुरू किया। इस समय कश्मीर का जो राजा था वो कौन था, तो राजा था हरि सिंह। हिंदू था, लेकिन इन्होंने अपने आप को क्या रखा था, आज़ाद रखा था। डोगरा वंश का शासक था। शासक कौन से वंश का था, डोगरा। अब हरि सिंह यहाँ का स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। जैसे यहाँ पर हिंसा बढ़नी शुरू हुई, वैसे
राजा ने प्रयास किया, लेकिन राजा उस हिंसा को रोकने में असमर्थ रहा। तो राजा जब हिंसा को रोकने में असमर्थ रहा, और ये लगभग सितंबर के महीने में शुरू हो गई थी, सितंबर 1947 को। लेकिन जिस प्रकार से ये आगे बढ़ रहे थे, कबायली जाति के लोग और पाकिस्तानी सैनिक बड़े व्यापक स्तर पर हिंसा कर रहे थे, ऐसे ऐसे लोगों पर जुल्म ढा रहे थे जो कि सहन करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो दुखी होकर के कश्मीर के राजा ने भारत से क्या मांगी? सहायता। तो हरि सिंह ने सहायता मांगी, किससे? भारत से। अब हरि सिंह ने तो सहायता मांगी, लेकिन भारत ने यह कहा कि आप तो भारत का हिस्सा ही नहीं हो, तो जब आप भारत के क्षेत्र में नहीं आते, भारत के हिस्से में ही नहीं हो, तो हम आपकी सहायता क्यों करें और कैसे करें? क्योंकि जब आप भारत का हिस्सा बनते तो हम आपकी क्या करते? सहायता करते। तो हरि सिंह ने कहा कि अगर आप हमें सहायता देते हो तो इस रियासत का विलय, कश्मीर रियासत का विलय किस में कर दिया जाएगा? भारत में कर दिया जाएगा। और 26 तारीख को, 26 अक्टूबर 1947, तो 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ? राजा ने किस पर हस्ताक्षर किए? विलय पत्र पर। तो विलय पत्र पर राजा ने हस्ताक्षर किए। राजा कौन था? हरि सिंह। तो राजा ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके विलय पत्र भारत के पास भेज दिया। और जैसे विलय पत्र भारत के पास आया, भारत ने अपनी सेना हेलीकॉप्टर के माध्यम से कहाँ पर? पाकिस्तान में भेजी। अब इस समय की हम बात करें तो क्या हमें देखने को मिला? तो हम मान लेते हैं कि ये अपना जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है। ठीक है, कश्मीर रियासत है। तो इसमें जिस आधार पर ये पाकिस्तानी सैनिक आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। और जब इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था तो भारतीय सेना ने इनके विरुद्ध जवाबी कार्रवाई शुरू की। और जब भारतीय सेना इनके विरुद्ध जवाबी कार्रवाई कर रही थी तो इन्हें पीछे धकेलने का कार्य किया भारतीय सेना ने। ठीक है, और पीछे धकेलते धकेलते एक प्रदेश पर इनका अधिकार हो चुका था, और उसकी हम बात कर लें। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र था कश्मीर रियासत का, ये किसके नियंत्रण में आ गया था? पाकिस्तान का नियंत्रण यहाँ तक हो चुका था। ठीक है, अब इस समय की बात करें तो सरदार पटेल और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनके बीच में थोड़ा सा विवाद भी चला। और नेहरू जी चाहते थे कि इस मुद्दे को हम कहाँ पर लेकर के जाएं? इस मुद्दे को हम यूएनओ में लेकर जाएंगे। हमारे पास क्या है? हमारे पास विलय पत्र है, और विलय पत्र के माध्यम से हम अपनी मांग रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इस कश्मीर रियासत को किस में दे देगा? भारत में दे देगा। जबकि सरदार पटेल ने कहा कि नहीं, आप मेरे ऊपर ये चीज़ें छोड़ दीजिए, और थोड़े समय बाद में ये जो क्षेत्र है मैं खाली करवा लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और 1 जनवरी 1948 को यूएनओ में इस मुद्दे को उठाया गया। और 1 जनवरी 1948 में जब यूएनओ को इस बारे में बताया गया तो यूएनओ ने इस क्षेत्र को जैसी स्थिति है वैसा ही रोक दिया गया। और तब से लेकर देखो वर्तमान समय तक ये समस्या दोनों देशों के मध्य में बनी हुई है। अगर अच्छा निर्णय लिया जाता तो क्या पता ये क्षेत्र भारत में मिल जाता। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? कश्मीर रियासत के बारे में। तो यहाँ का राजा कौन था? हरि सिंह। और 26 अक्टूबर 1947 को राजा ने हिंसा से बचने के लिए इस क्षेत्र का विलय भारत में कर दिया, और भारत ने इस क्षेत्र को सहायता दी। और काफ़ी क्षेत्र को तो भारत ने खाली करवा लिया, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में रहा। पाकिस्तान इसको क्या बोलता है? POK, पाक अधिकृत कश्मीर या फिर आज़ाद कश्मीर। और कश्मीर रियासत के बारे में फिर हम अगली रियासत लेते हैं, और वो रियासत लेते हैं हैदराबाद। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो उस समय जितनी भी रियासतें थी भारत में, उन सबसे बड़ी रियासत माना जाता है किसको? हैदराबाद को। तो हैदराबाद रियासत जितनी भी रियासत भारत में थी उन सबसे क्या मानी जाती है? बड़ी मानी जाती है। अगर हम भारत के मैप की बात करें
तो ये हम कौन सी रियासत ले लेते हैं? हैदराबाद। अब इस हैदराबाद की बात करें तो देखो, आज़ादी के समय 3 रियासतें स्वतंत्र रही। एक कश्मीर, जो हमने पढ़ लिया, दूसरा हैदराबाद। भारत सरकार ने हैदराबाद के शासक से पूछा कि आप हैदराबाद रियासत का विलय किस में कर दें? भारत में कर दें। लेकिन हैदराबाद के शासक ने कहा कि जैसी स्थिति वर्तमान समय में है वैसी स्थिति हम रखना चाहते हैं। कहने का मतलब कि हैदराबाद की रियासत स्वतंत्र थी, अंग्रेजों का नियंत्रण हट चुका था, और हैदराबाद के शासक ने भी इस हैदराबाद को एक प्रकार से क्या रखा? स्वतंत्र रखा। अब स्वतंत्रता के बाद में क्या कुछ घटनाएं यहाँ पर घटित हुई? तो देखो, इस हैदराबाद रियासत के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम। ये पदवी थी। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम। हालांकि इसका जो नाम था राजा, राजा कौन था? तो राजा था इस समय मीर उस्मान अली। मीर उस्मान अली ये हैदराबाद के क्या थे? शासक थे। लेकिन इन्हें क्या कहा जाता था? निजाम। जैसे अवध वाले क्षेत्र में शासक को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो अवध वाले क्षेत्र में शासक को अलग नाम से बोला जाता है, वैसे नवाब बोला जाता है। वैसे ही है ना, हैदराबाद वाले क्षेत्र में शासक को क्या बोला जाता था? निजाम बोला जाता था। तो कहीं पर नवाब बोला जाता था, कहीं पर निजाम बोला जाता था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम थे। तो हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। अब इसकी हम बात कर लें कि मीर उस्मान अली ने क्या किया। मीर उस्मान अली, तो यहाँ की जो जनता थी वो हिंदू थी, शासक मुस्लिम था। हालांकि मुस्लिम आबादी भी यहाँ पर थी। तो शासक ने क्या किया? लोगों को दबाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था तेलंगाना में, और वो किसानों के माध्यम से आंदोलन शुरू किया गया था। तो हैदराबाद क्षेत्र में मान लो ये तेलंगाना है, और यहाँ पर क्या हुआ? आंदोलन हुआ। ठीक है, और किसानों के माध्यम से आंदोलन किया गया। जब ऐसा आंदोलन यहाँ पर शुरू हुआ तो जो हैदराबाद के शासक थे उन्होंने क्या किया? इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। आंदोलन को दबाने का प्रयास किया तो जनता और ज़्यादा उग्र हो गई। ठीक है, और शासक की जो नीतियाँ थी वो अच्छी नहीं थी, उसके कारण भी लोग क्या थे? शासक से खुश नहीं थे। और शासक से खुश नहीं थे तो इन्होंने शासक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया, और वो चाहते थे आज़ादी। किससे? हैदराबाद के शासक थे। और वो जैसे जैसे आंदोलन करने लगे वैसे वैसे शासक ने उन्हें दबाने के लिए क्या किया? कठोर नीति का पालन शुरू कर दिया। उन्होंने अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की। अर्धसैनिक बल, जैसे भारत में सीआरपीएफ है, वैसे अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की, जिन्हें क्या कहा गया? रजाकार। तो रजाकार क्या थे? अर्धसैनिक बल, क्यों सुना चुका है। ठीक है, और ये एक प्रकार से कैसे थे? सांप्रदायिक थे। कहने का उन्हें मुस्लिम थे, अत्याचारी थे, और इन्होंने जो भी फोकस किया वो पूरी तरह से किस पर किया? गैर मुसलमानों पर। जो मुस्लिम नहीं थे उनके ऊपर इन्होंने अत्याचार किया। तो गैर मुसलमानों पर इन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया। ठीक है, हत्याएं, बलात्कार, ठीक है, अमानवीय जो कार्य थे वैसा इन्होंने करना शुरू कर दिया। ठीक है, आंदोलन और ज़्यादा उग्र हो गया, और जब आंदोलन उग्र हुआ तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने सहायता किससे मांगी? सहायता भारत सरकार से मांगी। जब भारत के माध्यम से इन्हें सहायता देने का काम शुरू किया गया तो हमने एक अभियान चलाया। वो अभियान कैसा था? सैन्य। तो सेना के माध्यम से क्या चलाया गया? एक अभियान चलाया गया, जिसे एक नाम दिया गया, और वो नाम क्या था? वो नाम था ऑपरेशन पोलो। तो सेना ने एक अभियान चलाया, और वो अभियान था ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारतीय सेना ने हैदराबाद के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की। ठीक है, और लगभग 4 दिन तक ये संघर्ष चला। हालांकि लगातार नहीं चला, और 4 दिन जो संघर्ष चला उसमें फिर हैदराबाद के निजाम ने या फिर वहाँ के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया।
ठीक है, और वो जो दिन आता है वो आता है 17 सितंबर का। तो 17 सितंबर 1948, 17 सितंबर 1948 को क्या हुआ, हैदराबाद के निजाम ने, या फिर हम बोल दें वहाँ के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर हैदराबाद का विलय वहाँ के राजा निजाम बोल दें या फिर मीर उस्मान अली ने किस पर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके हैदराबाद को किस में जोड़ दिया, किस में सम्मिलित कर दिया, भारत में। तो इस प्रकार से हैदराबाद रियासत का विलय किस में हुआ, भारत में। फिर आगे हम बात करते हैं जूनागढ़ रियासत के बारे में। और जूनागढ़ रियासत की बात करें तो जूनागढ़ कहाँ पर था, इसकी भी हमें बात करनी है। तो बात करते हैं जूनागढ़ रियासत। और जूनागढ़ रियासत की बात करें तो भारत का जब हम मैप बनाते हैं उस मैप में मान लो ये जूनागढ़ है, तो वर्तमान गुजरात वाला जो क्षेत्र है उसमें जूनागढ़ रियासत थी। अब इस जूनागढ़ रियासत की बात करें तो यहाँ का शासक कौन था, जनता किस प्रकार की थी, और किस प्रकार से इस जूनागढ़ रियासत का विलय किस में हुआ, भारत में हुआ। तो जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ का शासक तो क्या था, मुस्लिम था। शासक कैसा था, मुस्लिम। ठीक है, उसका नाम क्या था, महाबत खां, या महाबत खान भी हम बोल सकते हैं। तो महाबत खान या महाबत खां यहाँ का क्या था, शासक था। और जनता कैसी थी, जनता थी हिंदू, जनता हिंदू थी। अब मुख्य रूप से जनता चाहती थी कि वो किस में मिल जाए, भारत में मिल जाए, लेकिन इस गुजरात वाले हिस्से के पास में क्या था, पाकिस्तान था। ठीक है, तो पाकिस्तान के माध्यम से यहाँ के शासक को क्या दिया जा रहा था, लालच दिया जा रहा था कि वो अपनी रियासत का विलय किस में कर दे, भारत में कर दे। ठीक है, और पाकिस्तान की ओर ही शासक का क्या था, झुकाव था। ठीक है, तो मुख्य रूप से क्या हुआ कि वो चाहता था कि रियासत किस में मिल जाए, पाकिस्तान में मिल जाए। ठीक है, जबकि जनता ये चाहती थी कि इस रियासत का विलय किस में हो, भारत में हो। तो जनता ने आंदोलन शुरू किया। ठीक है, और भारत ने जूनागढ़ के शासक पर क्या प्रेशर डाला कि आप जूनागढ़ का विलय किस में कर दे, भारत में कर दे। तो जूनागढ़ का जो शासक था वो डर करके कहाँ पर चला गया, पाकिस्तान। तो महाबत खां कहाँ पर पहुँच गए, पाकिस्तान। और पाकिस्तान पहुँचने के बाद में क्या हुआ, इस जूनागढ़ रियासत में हमने क्या करवाया, जनमत संग्रह करवाया, जनता की राय ली। ठीक है, जन का मतलब जनता, मत का मतलब राय। जनता की राय लेकर के हमने इस रियासत का विलय किस में कर दिया, भारत में कर दिया। तो जनता तैयार थी किस में मिलने के लिए, भारत में मिलने के लिए। तो इस रियासत का विलय किस में हो गया, भारत में हो गया। फिर एक लास्ट अपना टॉपिक बच रहा है और वो है मणिपुर रियासत को लेकर के। मणिपुर रियासत की बात करें तो मणिपुर रियासत को लेकर के थोड़ी सी अस्पष्टता आपको देखने को मिलेगी। तो मणिपुर रियासत की बात करें, ये जो मणिपुर रियासत है, क्या इसका विलय भारत में हो गया था या नहीं हुआ था। तो देखो, हमने बात की थी कि आज़ादी के समय 3 रियासतें ऐसी थी जिनका विलय किस में नहीं हुआ था, भारत में नहीं हुआ था। एक कौन सी है, हैदराबाद। एक कौन सी है, कश्मीर। एक कौन सी है, जूनागढ़। तो फिर मणिपुर रियासत को लेकर क्या बात थी। तो मणिपुर रियासत की हम बात करें तो मणिपुर रियासत में और भारत सरकार में एक समझौता हो गया था आज़ादी से पहले, और उस समझौते के माध्यम से ये तय हो गया था कि मणिपुर रियासत का आंतरिक शासन तो राजा चलाएगा और भारत के माध्यम से मणिपुर पर क्या रहेगा, नियंत्रण। तो हम बात करते हैं यहाँ का शासक कौन था। तो यहाँ का शासक था बोध चंद्र सिंह। तो बोध चंद्र सिंह यहाँ के क्या थे, शासक थे। इसके बाद में आगे हम बात कर लें तो बोध चंद्र सिंह और भारत सरकार दोनों के मध्य में क्या हुआ, दोनों के मध्य में समझौता हो गया। दोनों के मध्य में क्या हुआ, समझौता। अब समझौते में
मुख्य रूप से ये हुआ कि बोध चंद्र सिंह ने कहा कि आंतरिक शासन करने की मुझे क्या मिले, अनुमति मिले। तो भारत सरकार ने कहा कि ठीक है। तो एक प्रकार से समझौता हो गया था, ठीक है, और ये तैयार भी था। अब हुआ क्या कि शासक ने जैसे जैसे काम करना शुरू किया, आपको पता है कि राजतंत्र की जो नीतियाँ होती हैं वो जनता को पसंद नहीं आती हैं। तो जैसे राज्य के माध्यम से शासन किया जा रहा था, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर जनता ने अपने अधिकारों की मांग की कि हमें अधिकार मिले, और इसके लिए वो मांग करने लगे कि यहाँ पर सरकार के लिए क्या हो, चुनाव हो। तो जनता के दबाव में राजा को क्या करना पड़ा, चुनाव करवाना पड़ा। कहाँ पर, मणिपुर में। और मणिपुर में विधानसभा का चुनाव हुआ। किसका चुनाव हुआ, विधानसभा। तो मणिपुर विधानसभा का चुनाव हुआ, और ये चुनाव कब हुआ, ये चुनाव हुआ जून 1948 में। और जून 1948 के चुनाव के बाद में यहाँ की विधानसभा अस्तित्व में आई। और विधानसभा अस्तित्व में आई तो विधानसभा नहीं चाहती थी कि इस मणिपुर का विलय किस में हो जाए, भारत में, ठीक है, स्वीकार ही नहीं था उन्हें। जबकि यहाँ पर एक जो राजनीतिक पार्टी थी मणिपुर की, कांग्रेस। तो कांग्रेस कहाँ की, मणिपुर की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो मणिपुर में थी वो चाहती थी कि भारत में किसका विलय हो जाए, मणिपुर रियासत का विलय हो जाए, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, भारत सरकार ने राजा पर दबाव डाला। तो राजा बोध चंद्र सिंह ने क्या किया, इस मणिपुर रियासत को बिना विधानसभा की अनुमति लिए क्या कर दिया, भारत में मिला दिया। कहने का मतलब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इस मणिपुर रियासत का विलय किस में करवा दिया, भारत में कर दिया, ठीक है। जबकि विधानसभा की अनुमति नहीं ली गई थी। तो जब ऐसा हुआ तो मणिपुर की विधानसभा ने इसका क्या किया, विरोध किया, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। तो मणिपुर रियासत का विलय हालांकि भारत में नहीं हुआ था, लेकिन सहमति बन गई थी। इसलिए हमने 3 रियासत की बात की थी। वो रियासत कौन सी थी, तो एक हैदराबाद, एक कश्मीर और तीसरी जूनागढ़। तो मणिपुर रियासत को लेकर के समझौता हो चुका था राजा बोध चंद्र सिंह में, और इसका परिणाम ये निकला कि आगे चल करके इस मणिपुर रियासत का विलय भारत में हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सरदार पटेल के योगदान से ही ये सभी रियासतें किस में मिल पाई, भारत में मिल पाई, और एक अखंड भारत की क्या हुई, स्थापना हुई। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।